शुरुआत करते हैं आज के कुरुक्षेत्र के मेहमान जुड़ चुके हैं हमारे साथ। स्वागत करना चाहते हैं राजीव प्रताप रूडी जी का, पूर्व केंद्रीय मंत्री, भारतीय जनता पार्टी के सीनियर नेता। रूडी साहब, आपका स्वागत है इंडिया टीवी पर। राशिद अल्वी जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राशिद अल्वी साहब कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं। राशिद अल्वी जी, बहुत स्वागत है आपका भी। और राघव चड्ढा आम आदमी पार्टी से, वो भी हमें ज्वाइन करने जा रहे हैं आपसे थोड़ी देर में। रूडी साहब, इलेक्शन आज अनाउंस हो गया, तमाम राज्यों में हर पार्टी अपनी अपनी तैयारी पर चुनाव लड़ेगी, लेकिन एक ऐसा मुद्दा हम देख रहे हैं चुनाव से ठीक पहले उठ खड़ा हुआ है, ऐसा लग रहा है जिसकी गूंज बहुत दूर तक जाएगी। प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक। आपकी पार्टी तो हमलावर है ही, कांग्रेस पार्टी भी इस पर कोई डिफेंसिव हो ऐसा नहीं लग रहा है। कांग्रेस पार्टी उल्टा आपकी पार्टी पर इल्जाम लगा रही है, सीधे प्रधानमंत्री पर इल्जाम लगा रही है कि आप एक संवेदनशील मुद्दे का, प्रधानमंत्री की सुरक्षा जैसे मुद्दे का राजनीतिकरण कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ चुनावी फायदा उठाने के लिए। देखिए, प्रधानमंत्री देश के प्रधानमंत्री होते हैं और याद होगा कि इस देश में दो प्रधानमंत्री, एक पूर्व प्रधानमंत्री, एक वर्तमान प्रधानमंत्री, उनकी हत्या हुई। एक की पंजाब में हुई और एक की तमिलनाडु। और ये प्रामाणिकता से हम कह सकते हैं कि इस देश में प्रधानमंत्री की भी हत्या हो चुकी है। और विशेष करके वैसे राज्य जो संगीन है, जहां इस प्रकार की घटना हुई हो, वैसे राज्य में आगमन के बाद थोड़ी उस राज्य की सरकार की व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए। लेकिन उससे बड़ी बात है कि लॉ एंड ऑर्डर स्टेट सब्जेक्ट है, और जो संवैधानिक ढांचा है, एसपीजी का भी जो प्रावधान पार्लियामेंट में बैठ के पूरे देश की जनता ने तय किया है, पार्लियामेंट में तय किया गया है कि प्रधानमंत्री को हम सुरक्षा देंगे, परिवार के उनके सदस्यों को सुरक्षा देंगे। लेकिन उसका मूल दायित्व राज्यों के साथ है और उन एजेंसियों के साथ है जो राज्यों से जुड़े हैं। और जब भी प्रधानमंत्री देश का किसी यात्रा में जाते हैं तो स्वाभाविक तौर से उसकी व्यवस्था की जाती है। वहां पर वो कोई व्यक्ति नहीं जाता, देश का प्रधानमंत्री जाता है और संस्थागत तौर से उस राज्य सरकार को व्यवस्था। चूक हो सकती है, चूक हो गई है, और लेकिन अगर चूक हो सकती है या चूक हो गई है तो उसे ये डिफेंसिव मोड में जाके कहना, और कोई भी प्रत्यक्ष रूप से देश का प्रधानमंत्री अगर काफिला फंस जाए या उसे उस परिस्थिति हो जाए या जिसके आगमन का कंटिजेंसी प्लान हो, हम मानते हैं इस बात को कि वहां किसान बैठे थे और किसानों को भी पता था देश के प्रधानमंत्री का कार्यक्रम में। ये भी कहना है कि वो हेलीकॉप्टर से जाने वाले थे, लेकिन कंटिजेंसी प्लान तो इसीलिए बनाया जाता है कि कभी कोई रास्ता बदले तो उसमें जाना हो। तो ये तो जिम्मेवारी सरकार की होती है जहां पर है। तो जांच बैठी है, उसमें पूरा तथ्य पता चलेगा। लेकिन मुझे अफसोस है कि ये एक इंस्टीट्यूशनल फेलियर को प्रतिपक्ष के लोग और विशेष करके जो कांग्रेस के हमारे मित्र हैं वो डिफेंसिव मोड में है। किसी ने ठीक ही पूछा कि अगर सोनिया जी जाती तो ऐसा होता उनके साथ, तो सबका कहना था नहीं होता। तो कहीं ना कहीं एक वैमनस्यता, कहीं ना कहीं राजनीति, कहीं ना कहीं, लेकिन इंस्टीट्यूशनल फेलियर को हम सब लोगों को कंडोन नहीं करना चाहिए। हम सब लोग का ऐसा मानना है। अब इसमें सियासत की बात पता नहीं कहां से आती है, लेकिन एक चिंता, घोर चिंता का विषय है। और राज्य सरकारों का दायित्व है वीआईपीज, वीवीआईपीज का प्रोटेक्शन देना जब वो अपने दायरे से निकल करके बाहर जाते हैं। तो मैं इसे पॉलिटिकल टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा, लेकिन इंस्टीट्यूशनल फेलियर है। अब आप जिस पर आरोप लगाना है लगा सकते हैं कि इंस्टीट्यूशनल फेलियर है और राज्य को इसका जिम्मेवारी लेना चाहिए। और कांग्रेस के मित्र जो उस राज्य में, मुख्य पंजाब के लोगों का उसमें कोई कसूर नहीं है। पंजाब के पंजाबियत की बात करना, पंजाब के लोगों का कोई कसूर नहीं, एक फेलियर है। और जिस प्रकार से संवेदनशील सरकार होनी चाहिए, शायद हमारे मित्र वहां नहीं है और उनके मन में शायद राय देश के प्रधानमंत्री के बारे में जो होगा, शायद प्रशासन में भी उसी प्रकार से वो रिफ्लेक्ट कर गया है, ऐसा हमारा मानना है। रूडी साहब, आप तो फिर भी आपकी पार्टी में जो और लोग हैं उनसे कम ही इस बात को कह रहे हैं कि चूक हुई है, लापरवाही हुई है, क्योंकि आपकी पार्टी में तो लोगों ने साजिश कहा है इसको। यहां तक कहा है कि साजिश भी केवल पंजाब से नहीं बल्कि दिल्ली से की गई है, गांधी परिवार ने साजिश की, ऐसा नाम लेकर के बोला गया है। लेकिन आपने फेलियर कहा, कांग्रेस पार्टी इसको फेलियर भी नहीं मानती। साजिश तो छोड़ दीजिए, आपराधिक साजिश छोड़ दीजिए, आपराधिक लापरवाही छोड़ दीजिए, वो इसको लैप्स भी नहीं मानते। मैं चन्नी साहब का आपको बयान बता रहा हूं जो चल रहा है अभी, आपने भी शायद देखा हो। राशिद अल्वी साहब, मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री ने कहा मेरे वित्त मंत्री से कि कह देना अपने सीएम से मेरी जान बच गई, मैं भटिंडा वापस लौट आया। तो वो कहते हैं कि कोई खतरा हुआ नहीं, कोई नजदीक आया नहीं, कोई नारा लगा नहीं, कोई पत्थर नहीं चला, कोई गोली नहीं चली, तो किस बात की जान बचा के आ गए। ये बात तो पंजाबी में कह रहे थे, कुछ लोगों ने उनके लहजे पर भी सवाल उठाए, मैं उस पर नहीं जा रहा। लेकिन अब मुख्यमंत्री कहें कि गोली पत्थर नहीं चला, तो क्या प्रधानमंत्री की गाड़ी पे जब पत्थर चल जाएगा तभी हम मानेंगे कि चूक हो गई?
देखिए, मैं कहूंगा कि सोनिया गांधी ने एक्सेप्ट किया कि चूक हुई। अगर मामला यहां तक हो कि चूक हुई है, कोई हर्ज नहीं है, चूक को सुधारा जा सकता है। लेकिन जब देश का प्रधानमंत्री ये कहे कि मुख्यमंत्री से कह देना कि मैं हिफाजत से पहुंच गया, उनका शुक्रिया अदा कर देना, तो बात फिर बड़ी हो जाती है। और फिर बीजेपी का एक एक नेता ये कहता चला रहा है बड़ी कॉन्स्पिरेसी है, गांधी परिवार इसके अंदर शामिल, गांधी परिवार के कहने से ये सब कुछ हुआ। क्या ये उचित है? प्रधानमंत्री जा रहे थे, हेलीकॉप्टर से जा रहे थे, अचानक कार से जाना पड़ा, किसान वहां इकट्ठा हो गए। भारतीय जनता पार्टी को एहसास होना चाहिए कि 1 साल किसान बैठा रहा है सड़कों पर, और अभी प्रधानमंत्री ने खुद अपने गवर्नर से कहा, सतपाल मलिक से, कि क्या वो लोग मेरे लिए मरे थे। किसान को गुस्सा तो आएगा, और वो किसान अगर वहां पहुंचे थे, प्रधानमंत्री को चाहिए था, वो भारतीय थे। मैं बार बार मीडिया से कह चुका हूं, वो चीन से नहीं आए थे, वो पाकिस्तान से नहीं आए थे, वो भारतीय थे। प्रधानमंत्री तो कहते हैं कि मैं सेवक हूं इस देश का। कार से उतरते, लोगों से मिलते, बातचीत करते, पूछते क्यों आए हैं, क्या बात है। लेकिन अलवी साहब, आप बहुत सीनियर नेता है, मैं थोड़ी प्रैक्टिकल बात मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं। आप जो कह रहे हैं प्रैक्टिकल है कि प्रधानमंत्री गाड़ी से उतर जाएं और प्रदर्शनकारियों के पास जाएं? क्या ऐसा होता है? क्या कभी हुआ है? ये एसपीजी की सिक्योरिटी बहुत भारी सिक्योरिटी होती है। प्रधानमंत्री जिस कार में सफर करता है वो इतनी महफूज कार होती है। मेरे मित्र इस बात को जानते हैं बीजेपी कि वो उस कार के अंदर किसी तरीके का कोई खतरा नहीं हो सकता। और उस वक्त जब चारों तरफ एसपीजी ने उस कार को घेर रखा, ये संभव नहीं है कि इस तरीके का कोई खतरा हो कि आप कहें कि बड़ी साजिश हो गई, इसमें गांधी परिवार भी शामिल है। क्या ये ठीक है? क्या गांधी परिवार ने कहा मुख्यमंत्री से कि उन किसानों को लेके आइए और प्रधानमंत्री पे हमला बोल दीजिए? भारतीय जनता पार्टी को बताना चाहिए। आज चौथा 5वां दिन है, उसी पे डिस्कशन हो रहा। चीन ने गलवान घाटी में झंडा फहरा दिया, उस पर कोई चर्चा नहीं हो रही। प्रधानमंत्री खामोश, भारत सरकार खामोश। इस पे चर्चा हो रही है कि प्रधानमंत्री के पास कुछ किसान आ गए थे, उनको बड़ा भारी खतरा हो गया था। कोई नहीं कह रहा कि चीन हमारी सरहद नहीं। अलवी साहब देखिए, उन्होंने कहा एक सर आपने चर्चा क्यों, ये चर्चा क्यों हो रही है, चीन पे क्यों नहीं हो रही? मैं इसको भी क्लैरिफाई कर दूं, फिर मैं चड्ढा जी के पास जाता हूं। चीन ने कहां झंडा फहराया, कौन सा झंडा फहराया, उसका जवाब भारतीय सेना ने यहां पर तिरंगा फहरा करके, गलवान में तिरंगा फहरा करके दे दिया कि हम बैठे हैं यहां गलवान में और तिरंगा फहराया। उसकी तस्वीर भी आ चुकी है। बात सही है। यह मुद्दा बड़ा इसलिए बना क्योंकि यह बात पता चली कि प्रधानमंत्री ने ऐसा कहा था। यह बात पता चली कि 20 मिनट तक प्रधानमंत्री सड़क पर बैठे रहे, और उसमें उनकी सुरक्षा में शामिल लोगों ने, सरकार में शामिल लोगों ने कहा कि यह बहुत बड़ी चूक हुई है, बहुत बड़ा खतरा उनकी जान को हो सकता था। तो इसलिए यह मुद्दा है, इसलिए इस पर बहस हो रही है। और आज खासकर इसलिए क्योंकि पंजाब में यह मामला हुआ और चुनाव वहां भी है। राघव चड्ढा जी हैं, आम आदमी पार्टी एक बड़ा प्लेयर है पंजाब के इलेक्शन में। स्वागत है राघव जी आपका। मैं इस विषय पर आपसे बात नहीं हुई तो आपका कॉमेंट जानना चाहता हूं। पंजाब की पॉलिटिक्स में खासकर इस वक्त चुनावी मुद्दों में यह मुद्दा क्या शुमार हो रहा है, प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक? देखिए, पहली चीज तो यह है कि हमने सीधे तौर पर कहा था कि प्रधानमंत्री जो पंजाब में बिल्कुल भी लोकप्रिय नहीं है, जिनकी पार्टी से, भारतीय जनता पार्टी से पंजाब का बच्चा बच्चा नफरत करता है, वो प्रधानमंत्री भी अगर पंजाब सूबे में आते हैं तो राज्य सरकार की जिम्मेदारी बनती है उन्हें सिक्योरिटी देना और ये सुनिश्चित करना कि उनके कॉन्वॉय को, उनके काफिले को एक सेफ पैसेज मिले। प्रॉक्सिमेट सिक्योरिटी एसपीजी की होती है। प्रॉक्सिमेट सिक्योरिटी के बाहर की जो सिक्योरिटी होती है वो सूबे की सरकार की होती है। फुल स्टेट है पंजाब, यानी कि लॉ एंड ऑर्डर और पुलिस भी पंजाब के अधीन आता है। नंबर 1, तो जो चूक हुई उसके लिए हम चन्नी सरकार को जिम्मेदार समझते हैं। और तमाम सिक्योरिटी एपरेटस, जिसमें एसपीजी भी आता है, जिसके अंदर राज्य की पुलिस भी आती है, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन भी आता है, सबको जिम्मेदार समझते हैं। क्योंकि प्रधानमंत्री जितने भी अनपॉपुलर हों, जो कि वो हैं पंजाब में, इसका यह मतलब नहीं कि उनकी सुरक्षा में चूक हो। नंबर 1। नंबर 2, वो सुरक्षा में चूक कितनी बड़ी थी, क्या उनको जान का खतरा हो गया?
क्या उनको कोई शारीरिक हमला हो सकता था? ये सब तो एक प्रकार से इन्वेस्टिगेशन का विषय है, इस पर मैं टिप्पणी नहीं करना चाहता। लेकिन आपका सवाल कि क्या ये पंजाब में कोई सियासी मुद्दा या चुनावी मुद्दा है कि नहीं है, मुझे लगता है कि पंजाब का चुनाव इस बार एक बदलाव का चुनाव है। पंजाब अब इन छोटे मसलों से ऊपर उठ चुका है और पंजाब आज एक बड़े बदलाव की ओर देख रहा है। और तमाम सर्वे भी यही दिखा रहे हैं कि लोग एक आवाज में कह रहे हैं कि हमें परंपरागत रिवायती सियासतदान और रिवायती पार्टियां नहीं चाहिए, अब एक बदलाव चाहिए। और एक मौका जब हमने अकाली दल को 25 साल सरकार में सौंप दिए, 26 साल कांग्रेस की सरकार बना दी, अब एक मौका इस बार हम आम आदमी पार्टी को देंगे। मैं करीब करीब पिछले 1.5 साल से पूरे पंजाब में घूम रहा हूं, जगह जगह जाता हूं, पिंडों में जाता हूं, हलकों में जाता हूं, लोगों से मिलता हूं, सब एक आवाज में कह रहे हैं एक मौका केजरीवाल को, एक मौका आम आदमी पार्टी को। जो पिछले 50 सालों में आपको जानकर अचंभा होगा कि 26 साल कांग्रेस की सरकार रही, 24 साल अकाली दल की सरकार रही, और इस बार लोग इन दोनों रिवायती पार्टियों को परे करके आम आदमी पार्टी को मौका देना चाहते हैं। और यही नतीजे आपने चंडीगढ़ में देखे। चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन को बने, चंडीगढ़ के अंदर एक काउंसलर बॉडी बने 25 साल हो गए। 25 सालों में 13 साल भाजपा की सरकार रही और 12 साल कांग्रेस की सरकार रही। लोग परेशान हो गए, लोगों ने एक विकल्प आम आदमी पार्टी के रूप में देखा। फिर भी और आम आदमी चड्ढा साहब, फिर भी ना मेयर आपका बना ना डिप्टी मेयर आपका बना, वो एक अलग विषय है, वो तो वोटिंग का है। देखिए, दो चीजें होती हैं, एक है कि सिंगल लार्जेस्ट पार्टी कौन बना, यानी कि लोगों का विश्वास कौन सी पार्टी में था, वो आम आदमी पार्टी में था। अब विद इन द हाउस जो वोटिंग होती है उसके कई सारे नियम कानून होते हैं। वो नियम कानून में आज हमने देखा कि कांग्रेस और बीजेपी साथ आ गए, उन्होंने एक अनहोली अलायंस कर ली, एक अंडरस्टैंडिंग कर ली, जिसके चलते कांग्रेस के लोगों ने बीजेपी को वोट दे दिया। तो ये तो बीजेपी और कांग्रेस के गठबंधन का मेयर बनाया आज चंडीगढ़ में। ये हमारी हार नहीं है, ये बीजेपी और कांग्रेस एक्सपोज हो गए आज, एक अनहोली अलायंस। पिछली बार भी हुआ था, मुझे बस आधा मिनट और दें। पिछली बार पंजाब में नरेश गुजराल, जो शिरोमणि अकाली दल के राज्यसभा सांसद हैं, उन्होंने बयान दिया कि आम आदमी पार्टी की 2017 के इलेक्शन में सरकार बनती देख भाजपा ने अपना वोट और अकाली दल का वोट कांग्रेस को ट्रांसफर करवाया कि फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम में कांग्रेस शायद ठीक है। आप ये कह रहे हैं कि चुनाव में बीजेपी को कांग्रेस मंजूर है, कांग्रेस को बीजेपी मंजूर है, लेकिन आम आदमी पार्टी दोनों को मंजूर नहीं है। क्योंकि आपके पास सवाल दोनों के लिए मैं रूडी साहब से शुरुआत करना चाहता हूं। आपने बार बार एक बात कही कि प्रधानमंत्री और उनकी पार्टी पंजाब में अलोकप्रिय है, अनपॉपुलर है, लेकिन फिर भी जो हुआ वो नहीं होना चाहिए था। रूडी साहब जवाब देंगे। देखिए, हमारे मित्र ने अपने तरीके से अपनी पार्टी की बात रखी, और ये आम आदमी पार्टी के नेता हैं और पंजाब में उनकी भूमिका है, मुझे जानकारी है कि वहां देख रहे हैं, और इन्होंने वहां तय कर दिया कि पूरे पंजाब में बच्चा बच्चा देश के प्रधानमंत्री से नफरत करता है। तो ये पूरी जानकारी है, और ये भी फिर स्वीकार करते हैं कि जो देश के प्रधानमंत्री के साथ जो काफिला रोका गया वो गलत है। तो ये इस मामले में मिड कोर्स लेके चल रहे हैं, एब्सोल्युटली उसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि तो ये सरकार में होते तो शायद हम लोग इनसे पूछ सकते थे। अब रशीद अली साहब ने कुछ बातें कही, कहा कि हाँ, कम से कम मुझे एक बात का अच्छा हुआ, तो कम से कम यहां तक तो आप पहुंच गए कि चूक हुई है और आप इस विषय तक पहुंच गए, ये बहुत अच्छी बात है। हम चलिए यही तक सीमित कर लेते हैं कि स्वीकारता। और जब आपने कहा, देश के प्रधानमंत्री ने कहा कि हम सुरक्षित लौट आए, आखिर देश के प्रधानमंत्री जो एक एसपीजी कवच में अगर 20 मिनट तक बैठा रहे, मुझे नहीं लगता है कि जब 7 साल में उन्हें कभी किसी देश के किसी कोने में 20 मिनट तक अपनी ही गाड़ी में कैद बना के रखा हो, दूसरे की धरती पर जहां दूसरे को सुरक्षा प्रदान करना है, तो क्या कहेगा इंसान? ये कहेगा कि बड़ा अच्छा था व्यवस्था, लेकिन हम अपने घर लौट आए, हम नहीं जा पाए। और आप सुझाव दे रहे हैं कि गाड़ी से उतर जाना चाहिए था। जैसे पंचायत के चुनाव पर निकला हुआ व्यक्ति अपने वार्ड में जाकर के अपने वार्ड के सदस्यों से मिल लेता है। रशीद जी का बहुत अच्छा सुझाव है कि देश के प्रधानमंत्री को जहां जहां जाना चाहिए वहां सुरक्षा कवच को तोड़ते हुए जाकर के लोगों के बीच में बैठ जाना चाहिए, पूछना, भाई मेरी गाड़ी रोक दी गई है तो कुछ कर दो, आप आए हो, मैं तो यहाँ देश का प्रधानमंत्री आया हूं। यही हो सकता है। इसी प्रकार से देश के प्रधानमंत्री कांग्रेस के जमाने में हुआ करते होंगे, ऐसा सोचते होंगे, लेकिन मैं नहीं समझता हूं कि एक संवैधानिक व्यवस्था है। पंजाब में चुनाव की घोषणा हो चुकी है, और जो हमारी समझ है और जिस प्रकार से वहां वातावरण दिख रहा है, मुझे लगता है कि पंजाब बुरी तरह से एक हंग असेंबली की तरफ बढ़ रहा है। ये बात सही है कि 25 साल तक कांग्रेस और 25 साल तक, और ऐसी स्थिति में लोग नया विकल्प खोजते हैं। तो नया विकल्प शायद लोगों को दिखने लगा हो, और
चड्ढा साहब का मानना है कि नया विकल्प वो है, लेकिन हमारा मानना है कि वहां के लोग कोई और तीसरे विकल्प की तलाश में है। ये तो समय से ही पता चलेगा कि कौन वहां चुनाव परिणाम क्या होते हैं। लेकिन मोटे तौर से हम सब लोग जब यहाँ बैठे हैं मंच पर, तो चुनाव की घोषणा हो गई है, लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व का शुरुआत हो गया, 8.5 करोड़ के से ज्यादा लोग मत डालेंगे। मैं समझता हूं कि देखा जाए, और ये इसमें 5 राज्य हैं। और लेकिन रूडी साहब, नया विकल्प में केवल चेहरा ही तो, केवल नाम नया है, चेहरा तो पुराना ही है। पहले बादल साहब थे, अब कैप्टन साहब हैं। अभी एक समीकरण तो बनते ही हैं, समीकरण तो बनते हैं राजनीति में, और वैसे समीकरण की गुंजाइश तो रहती ही है, लेकिन हो सकता है ये समीकरण कामयाब हो जाए। तो चलिए अगले महीने तक चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, माहौल बनेगा, और शायद लोग विकल्प तलाश रहे हों। तो जिसको जो विकल्प दिख रहा हो, मुझे तो कहीं तीसरा ही विकल्प दिख रहा है। ठीक, आपने एक प्रेडिक्शन किया कि आपको हंग असेंबली के आसार पंजाब में नजर आते हैं, और प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक एक मुद्दा है। राशिद अल्वी जी से आपने कहा कि कम से कम आपने स्वीकार किया, जो उनकी पार्टी में कोई स्वीकार नहीं कर रहा। भले ही एसएसपी को सस्पेंड कर दिया जाए, उनका ट्रांसफर कर दिया जाए, इंक्वायरी कमेटी बना दी जाए, लेकिन तब भी ये कोई सरकार में आकर कहने को तैयार नहीं है कि हां, हमसे गलती हो गई, हम इसकी समीक्षा कराएंगे। अल्वी साहब, सोनिया गांधी कांग्रेस पार्टी की अध्यक्षा, अगर उन्होंने ये एक्सेप्ट कर लिया कि प्रधानमंत्री की सिक्योरिटी में कोई चूक बर्दाश्त नहीं की जाएगी, तो मेरे ख्याल से ये फुल स्टॉप लगा देना चाहिए। इससे ज्यादा क्या? नहीं, मैं आपको बताता हूं सर, अल्वी साहब, मैं बता रहा हूं फुल स्टॉप क्यों नहीं लग रहा। मैं बता रहा हूं फुल स्टॉप क्यों नहीं लग रहा, क्योंकि नवजोत सिंह सिद्धू जी, चन्नी साहब का स्टेटमेंट मैंने आपको बता दिया, ये कल का है, शाम का। नवजोत सिंह सिद्धू जी कहते हैं असली बात तो यह है कि 70,000 कुर्सियों पे 500 लोग बैठे थे। प्रधानमंत्री रैली में चले जाते तो बदनामी हो जाती और एक विश्व रिकॉर्ड बन जाता। वो उनको नहीं करना था, इसीलिए बहाना बना के वापस आए। वो नहीं कह रहे चूक हुई, वो कह रहे बहाना बना के वापस आए। देखिए, मैं कहूंगा जहां तक रैली का ताल्लुक है, निश्चित तौर से वहां पे आदमी मौजूद ही नहीं थे, बहुत कम तादाद में। ये मानना पड़े, ये सारा मीडिया अच्छी तरीके से जानता है और आप भी अच्छी तरीके से जानते हैं। लेकिन बार बार जो कांग्रेस के बयान आ रहे हैं, अगर भारतीय जनता पार्टी लगातार बयान देगी, बड़ी साजिश थी, गांधी परिवार चाहता था, पाकिस्तान 10 कदम के दूर पे था, तो जाहिर है उसका जवाब दिया जाएगा। और मैं जो ये बात कह रहा हूं कि प्रधानमंत्री को उतर कर मिलना चाहिए था, मेरे दोस्त, मैं इसलिए कह रहा हूं कि 2018 या 2019 का एक वीडियो मेरे पास है जो भारतीय जनता पार्टी ने इशू किया है। एक देश के प्रधानमंत्री अपनी कार के अंदर तन्हा जा रहे हैं बगैर सिक्योरिटी। ऐसा प्रधानमंत्री जो बगैर सिक्योरिटी के जनता से मिलने जा रहा। मैंने ये बात इसलिए कही थी कि अगर तब जा सकते हैं तो अभी भी वो किसानों से क्यों नहीं मिल सकते। और ये मेरे छोटे भाई बैठे हैं, इन्हें मैं पसंद भी करता हूं, ये बहुत अच्छी तरह बात करते हैं आम पार्टी के। चंडीगढ़ पंजाब नहीं है मेरे छोटे भाई, चंडीगढ़ एक यूनियन टेरिटरी है और वहां पे भारतीय जनता पार्टी ने बहुत सीटें जीती हैं। पंजाब के अंदर बीजेपी कहीं नहीं है। अगर चंडीगढ़ को मिसाल मान लिया जाए तो लड़ाई आपकी और बीजेपी की है, हम तो मैं जवाब है ही नहीं। तो इसलिए पंजाब को चंडीगढ़ मत मानिए। हाँ, हमारी दुआएं आपके साथ हैं, लेकिन वहां दोबारा कांग्रेस सरकार बनाएगी, ये निश्चित है। तो फिर आप दुआएं किस बात की दे रहे हैं अल्वी साहब? मैं इन्हें दुआएं दे रहा हूं क्योंकि छोटे हैं, घूम रहे हैं पंजाब। इनको दे रहे, मुझे लगा आप इनकी पार्टी को दुआएं दे रहे हैं। नहीं, इनकी पार्टी से तो हम लड़ाई लड़ रहे हैं। पंजाब के अंदर लड़ाई हमारी इन्हीं के साथ है। अच्छा, ठीक। लेकिन ये बहुत अच्छी तरह बात करते हैं, तैयारी करके आते हैं, मुझे खुशी होती। ठीक है, अब हम क्योंकि चुनाव की प्रेडिक्शंस की और आपकी तैयारियों की ओर बढ़ चुके हैं। रूडी साहब का अपना सस्पेंड है कि पंजाब में हंग असेंबली आ सकती है या उनका जो गठबंधन है वो एक विकल्प के तौर पर खड़ा हो सकता है। अलवी साहब ये कह रहे हैं कि चंडीगढ़ पंजाब नहीं है, तो चंडीगढ़ से बहुत उत्साहित ना हो राघव चड्ढा। नहीं, देखिए, मैंने जो बात करी थी चंडीगढ़ के नतीजों की, वो ये कहा था मैंने कि एक बदलाव की ओर आपको लेके जा रहा है जनमत जो है, और लोग साफ तौर पे बदलाव चाहते हैं। वही है चंडीगढ़, जहां आधे समय बादलों बीजेपी का राज रहा, आधे समय कांग्रेस का। पंजाब में आधे समय बादलों का राज रहा, आधे समय कांग्रेस का। अब लोग रिवायती पार्टियों से परेशान हो गए, रिवायती सियासतदानों से परेशान हो गए, बदलाव चाहते हैं। मैं बड़ी बात कह रहा हूं बदलाव की। नंबर 2, आम आदमी पार्टी को पंजाब में शुरू से कहा जाता था कि ये गांव की पार्टी है।
पेंडू पार्टी है, पिंडों की पार्टी है। इसका पंजाब के शहरों में ज्यादा वर्चस्व नहीं है और कहीं ना कहीं शहरों में हमारा वोट शेयर भी कम रहा था पिछली बार, मैं इस बात को स्वीकारता हूं। इस बार हम शहर में, पंजाब की राजधानी में जीते हैं, तो पिंडों में तो हमारा वर्चस्व था ही। आज शहरों में आम आदमी पार्टी की एक्सेप्टेबिलिटी पूरे पंजाब भर में बनी है। पहले कहा जाता था कि आम आदमी पार्टी मालवे की पार्टी है। पंजाब के मैं बता दूं 3 बड़े इलाके हैं, माझा, दोआबा और मालवा। कहा जाता था मालवे की भी एक छोटी सी बेल्ट है जहां से भगवंत मान जी हमारे संगरूर के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, वो वहां से आते हैं, तो कहा बस वहीं तक सीमित है। आज आम आदमी पार्टी का वोट शेयर माझा, दोआबा, मालवा में सब में आगे है और सारी पार्टियों को पीछे खदेड़ दिया है। इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि हमने कोई बहुत बड़ी चीज कर दी, मैं इसमें कोई अहंकार से नहीं कह रहा हूं, मैं बस इतना कह रहा हूं कि लोग बदलाव की ओर देख रहे हैं, अरविंद केजरीवाल जी की ओर। उन्होंने जो दिल्ली में गवर्नेंस मॉडल दिया है, लोग चाहते हैं कि पंजाब में भी अच्छे स्कूल हो, बढ़िया अस्पताल हो, वर्ल्ड क्लास इलाज हो, मुफ्त बिजली मिले, मुफ्त पानी मिले। अगर दिल्ली जो एक यूनियन टेरिटरी है, जहां पे मुख्यमंत्री के पास 1/4 पावर्स हैं, ना पुलिस है ना लैंड है, और हर बात में, हर काम में केंद्र सरकार और लेफ्टिनेंट गवर्नर टांग अड़ाते हैं। आज दिल्ली में अगर केजरीवाल साहब इतना काम कर रहे हैं, तो अगर केजरीवाल सरकार पंजाब जो कि एक फुल स्टेट है वहां बन जाएगी तो कितना काम हो सकता है। और मैं एक चीज बता दूं, केवल एक चीज आपके पास नहीं है, आपके पास चेहरा नहीं है, क्योंकि हर आदमी जानता है कि अब केजरीवाल जी तो जाके मुख्यमंत्री नहीं बन जाएंगे पंजाब के, या बन जाएंगे तो आप अभी बता दीजिए। नहीं, हमने साफ कर दिया कि हम एक मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार का चेहरा अनाउंस करेंगे, ऐलान करेंगे। वो शख्स पंजाब से होगा, पंजाब की 3 करोड़ आबादी में से कोई होगा, पंजाबी होगा, और पंजाब की आन बान शान कहलाने लायक होगा। और बहुत जल्द आप देखेंगे, कुछ ही समय में हम अपने चेहरे का नाम ऐलान करके आपके सामने रखेंगे। केजरीवाल साहब हमारी पार्टी के प्रधान हैं, आज हम जो भी हैं उन्हीं के करके हैं। आज पार्टी का जो गुडविल है, ही इज द प्रिंसिपल वोट गेटर, उनके नाम पे वोट पड़ता है। झाड़ू का मतलब केजरीवाल, केजरीवाल का मतलब झाड़ू, उनके नाम पे वोट पड़ता है। ठीक है, तो हम उन्हीं के नाम को लेकर आगे क्विक कमेंट आप रूडी साहब की बात पर कीजिए, फिर मैं आपकी बात पर उनसे जवाब लेता हूं। उनको लग रहा है हंग असेंबली आएगी। नहीं, देखिए, हंग असेंबली की तो बात ही नहीं है। अगर आप पिछले कुछ चुनावों के, पूरे देश भर के चुनावों के नतीजे उठाकर देख ले तो स्पष्ट बहुमत आता है। यही भाजपा कहती थी और अमित शाह जी अपने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में कहा करते थे कि आप लिख लीजिए, बंगाल में हमें 225 सीटें आ रही हैं। फिर 2 रैली और करने के बाद कही कि बंगाल में हमें 235 सीटें आ रही हैं। आंकड़े देते थे, सारे लोग चलाते थे। आपने बंगाल में नतीजा देखा, जनादेश देखा। दिल्ली में कहते थे कि बीजेपी की सरकार बनेगी। तो लोग एक मूड बनाकर ना अब बड़े स्पष्ट तरीके से मैंडेट देते हैं, और कंफ्लिक्टेड मैंडेट नहीं आएगा, फ्रैक्चर्ड मैंडेट नहीं आएगा, सीधा जनादेश बदलाव का केजरीवाल का है। लेट्स सी रूडी साहब का क्या कहना है इस पर। रूडी साहब, नहीं, ये तो परिणाम लोग ही तय करेंगे, और अभी तो 1 माह का समय है, उसमें क्या परिणाम दिखते हैं। और ये बात सही है कि पंजाब एक चर्निंग स्टेज में है, और पंजाब जब चर्निंग स्टेज में है तो ऐसी स्थिति में परिणाम क्या होगा। कांग्रेस को तो भारी नुकसान है ही वहां, और उस नुकसान का लाभ मेरे समझ से कि वो तीसरे फ्रंट को तो जाएगा ही जाएगा। लेकिन अब वक्त के साथ ही हम तय कर पाएंगे कि पंजाब के परिणाम आज घोषणा हुआ है, किस तरह का माहौल बनता है। और रीजनलिज्म के प्रति देश के लोग बहुत ज्यादा आस्था नहीं रख सकते हैं, और रीजनल पार्टीज के प्रति उनकी बहुत आस्था नहीं रहती है। और अंतर्गतवा लोग ये चाहते हैं कि देश की राजनीति में नेशनल मेन स्ट्रीम से चले, और स्पेशली एक बॉर्डर स्टेट, एक सेंसिटिव स्टेट, एक प्रगतिशील स्टेट जिसकी उपस्थिति पूरी दुनिया में दर्ज होती है, वहां पर रीजनलिज्म या रीजनल फेस के माध्यम से देश की राजनीति में आने का कितने आसार हैं, शायद ये वक्त ही बताएगा। बट ये नंबर 2 की पार्टी रूडी साहब बनकर के उभरे। ठीक है, आप अलायंस में थे, आप वहां कभी ड्राइवर सीट में नहीं रहे उस अलायंस में भी, लेकिन फिर भी आम आदमी पार्टी पंजाब में एक ताकत है, इसको तो स्वीकार करना पड़ेगा। अब तो इस चुनाव के बाद हम सब बात कर ही लेंगे, इसमें 30 दिन का सवाल है, उसके बाद हम लोग बातचीत कर लेंगे कि ताकत कहाँ है, और अगर ताकत की जिसकी होगी तो उसकी पहचान करने के बाद हम स्पष्ट रूप से कहेंगे। लेकिन अभी कुछ ऐसा लगता नहीं है, तो अभी कुछ ऐसा लगता नहीं है जो शायद आप सबको दिख रहा है, मुझे ऐसा कुछ नहीं दिखता है। राघव चड्ढा, मैं 2 चीजें कहना चाहूंगा। देखिए, बॉर्डर स्टेट की जहां तक बात है, आज जो वर्तमान में सरकार है कांग्रेस पार्टी की पंजाब में, इसके तमाम बड़े नेता जिन्हें इस समय पंजाब में लॉ एंड ऑर्डर, कानून व्यवस्था को दुरुस्त करना चाहिए, आपस में लड़ाई लड़ रहे हैं। पंजाब में जब चुनाव होता है, माहौल बिगाड़ने की कोशिशें होती हैं। 2017 में भी मैं पंजाब में था जब इलेक्शन हो रहा था।
तब बेअदबी की कोशिशें हुई, हर धर्म की बेअदबी की कोशिशें हुई। उसके बाद मौड़ में बॉम्ब ब्लास्ट होता है चुनाव से पहले, और चुनाव का माहौल बिगाड़ने की कोशिश करी जाती है। कुछ उसी प्रकार 2022 के इलेक्शन से पहले अभी बेअदबी की कोशिशें हमने देखी। श्री हरमंदर साहब में बेअदबी की कोशिश हुई, उसके बाद लुधियाना कोर्ट कॉम्प्लेक्स में एक बॉम्ब ब्लास्ट हुआ। ये सारी चीजें दिखाता है कि इस समय पंजाब में लॉ एंड ऑर्डर की जो सिचुएशन है वो खराब है, और आज वर्तमान की सरकार आपस में लड़ाई लड़ रही है। चन्नी साहब को डर यह है कि कहीं सिद्धू का चेहरा ना बना दे, सिद्धू को डर है कहीं सुखी रंधावा साहब को चेहरा ना बना दे। ये सब आपस में लड़ रहे हैं। चन्नी साहब रंधावा साहब से लड़ते हैं, रंधावा साहब झाकर साहब से लड़ते हैं, झाकर साहब बाजवा साहब से लड़ते हैं, सिद्धू तो सबसे ही लड़ते हैं। तो इन सबकी आपस में लड़ाई चल रही है। पंजाब को कोई एडमिनिस्ट्रेशन ही नहीं दे पा रहा है, और बॉर्डर स्टेट होते हुए पंजाब को एक स्टेबल मजबूत गवर्नमेंट चाहिए। वो अरविंद केजरीवाल जी की पार्टी और आम आदमी पार्टी इस बार पंजाब को देगी। और पंजाब में मैं फिर दोहरा रहा हूं, अंडरलाइन कर रहा हूं, शांति, अमन, भाईचारा और कानून व्यवस्था, ये चार चीजें हम स्थापित करेंगे और बहाल करेंगे। फिर आपकी नजर में राघव चड्ढा जी, कांग्रेस पार्टी का दलित चीफ मिनिस्टर का उनकी जो बात थी, चन्नी साहब का आना और चन्नी साहब का बात करने का तरीका, चन्नी साहब का जैसे आजकल आप देख रहे हो वो इंटरव्यू में चलते चलते गाड़ी से उतर जाते हैं, भीड़ के बीच चले जाते हैं, प्रोटेस्टर से मिलने लगते हैं। तो बहुत से लोगों को ऐसा लग रहा है कि आज हमारे बीच का आदमी कोई है, उस वैसा आदमी कोई चीफ मिनिस्टर बना है। क्योंकि मैं इस सूबे से ताल्लुक रखता हूं, पंजाब से आता हूं, मैं आपको बताना चाहूंगा कि पंजाब भारत देश का सबसे सेकुलर राज्य है, सूबा है। यहां लोग धर्म और जात पे बंटते नहीं है। मैं आपको इसका बड़ा छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं, क्योंकि आपने कहा कि दलित चीफ मिनिस्टर कांग्रेस पार्टी ने बनाया। बहुजन समाज पार्टी का जन्म, बीएसपी का जन्म पंजाब में हुआ। काशीराम जी पंजाब से आते थे, पंजाब की धरती के थे। मायावती जी ने और काशीराम जी को अपनी सियासत पंजाब से यूपी शिफ्ट करनी पड़ी, क्योंकि दलित होने के और दलित वोट बैंक को अपील करने का जो उनका पूरा एक सिस्टम था वो फेल हो गया। पंजाब जात बिरादरी पे नहीं बंटता, तो उन्हें अपनी राजनीति बंद करके पंजाब में अपनी दुकान पे ताला लगा के यूपी जाकर दुकान खोलनी पड़ी, नंबर 1। नंबर 2, मायावती जी पंजाब से चुनाव लड़ी, पंजाब से चुनाव हार गई। उत्तर प्रदेश से लड़ी, उत्तर प्रदेश से जीत गई। क्योंकि अगर आप दलित आइडेंटिटी के नाम पे पंजाब को बांटने की कोशिश करोगे तो पंजाब नहीं बटेगा। ये पंजाब की जो ईथॉस है उसके खिलाफ है। पंजाब पंजाबियत के खिलाफ है। हम बंटते नहीं है, ना धर्म पे बंटते हैं ना जात पे बंटते हैं। सब लोग एक दूसरे का हाथ पकड़ के मंदिर में भी जाते हैं, गुरुद्वारे में भी मत्था टेकते हैं। तो इस सूबे को जब भी आप दलित लाइंस पे, कास्ट लाइंस पे या रिलीजियस लाइंस पे बांटने की कोशिश करोगे, आपको मुंह की खानी पड़ेगी। लेकिन कांग्रेस पार्टी को लगता है कि मास्टर स्ट्रोक था उसका। एक आपकी बात पर अलवी साहब, देखिए मैं कहूंगा कि ये चड्ढा साहब जो कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी के अंदर अंदरूनी झगड़ा है, एक दूसरे के खिलाफ है। जिस पार्टी के अंदर इनर डेमोक्रेसी होती है उसमें इस तरीके से होता है। जहां पे डिक्टेटरशिप होती है वहां पे इस तरीके से नहीं होता। आपकी पार्टी के अंदर मैंने आज तक नहीं सुना है कि किसी ने केजरीवाल की किसी राय को कोई अपनी राय दी हो केजरीवाल जी के सामने, आपके दूसरे नेताओं के सामने। जो हाँ कर दी वो हाँ कर दी, जो ना कर दी वो ना कर दी। कांग्रेस पार्टी पंजाब के अंदर अगर है और एक दूसरे के बारे में कुछ बोलती है वो इसलिए है कि इनर डेमोक्रेसी है। जहां तक सवाल इस बात का है कि वहां पे धर्म की बुनियाद पर नहीं बंटता, ये बहुत अच्छी बात है, मैं भी मानता हूं इस बात को। उसका बड़ा कारण भारतीय जनता पार्टी पंजाब में कामयाब नहीं हो पाती। क्यों नहीं हो पाती? क्योंकि वहां का आदमी धर्म की बुनियाद पर बट ही नहीं पा रहा है। अगर वहां पे मुसलमानों की तादाद बड़ी होती तो भारतीय जनता पार्टी कामयाब हो जाती। क्योंकि उनका तो बुनियादी जो फैसला है, जो उनकी राजनीति है, वो यही है कि आपस में हिंदू मुसलमान को लड़ाया जाए। अभी आपने देखा हरिद्वार के अंदर क्या हुआ, तलवारें निकालो, इस समुदाय का कत्लेआम कर दो। देश का प्रधानमंत्री खामोश है, मुख्यमंत्री खामोश है, एक गिरफ्तारी नहीं हुई है। इसका मतलब है कि वो चाहते हैं इस तरीके के वाकयात पेश आते रहे। छत्तीसगढ़ के अंदर महात्मा गांधी को गाली दी जा रही, गॉडसे की पूजा की बात की जा रही है, देश का प्रधानमंत्री खामोश है। साध्वी प्रियंका पार्लियामेंट की मेंबर है,
अगर उनके खिलाफ प्रधानमंत्री कार्रवाई करते तो ये हिम्मत नहीं होती। 7-8 साल पहले ऐसा कभी नहीं हुआ देश के अंदर कि इस तरीके के वाकयात पेश आए। अच्छा, एक सेकंड अलवी साहब, मैं रोकना चाहूंगा आपको। हम पंजाब के मसले पर बात कर रहे हैं और मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी इस वक्त एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। मुख्यमंत्री बनकर काम करने का मौका मिला और इसमें मुझे खुशी है कि मैं अपनी ड्यूटी बहुत अच्छी तरह से निभा पाया हूं। 111 दिन में मैंने 1100 दिन का काम करने की कोशिश की है और उसमें सफल भी हुआ हूं। और सबसे ज़्यादा मुझे खुशी ये है कि मैं पंजाब के मिडिल क्लास, गरीब, हर तबके के लोग, हर वर्ग के लोग, सबको राहत देने में कामयाब हुआ। और हमारी सरकार में पंजाब के लोगों ने अपना विश्वास जताया है। बात पंजाब की हुई है, पंजाबियत की हुई है, पंजाब की बुलंदी की हुई है। और मुझे खुशी है कि परमात्मा की कृपा से, जैसे कहते हैं, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मुख्यमंत्री चन्नी जो है, चूंकि आज चुनाव का ऐलान हुआ तो इसे जाहिर तौर पर वो अपनी जितना भी वक्त उनको मिला काम करने का तो उसमें अपने काम गिना रहे थे, लेकिन बड़ा स्टेटमेंट उन्होंने जो भी दिया उस पर मैं आना चाहता हूं। आपने जो बातें अलवी साहब कही बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं उसके जवाब लूंगा बाकी हमारे पैनलिस्ट से। अभी चन्नी साहब ने जो बोला लेकिन कि मैंने 111 दिन में 1100 दिनों का काम करके दिखा दिया, तो मतलब सिद्धू जी का तो अब कहीं कोई रह नहीं गया कोई खेल। अब अगर 100 दिनों में 1000 दिन का काम चन्नी जी कर गए तो मतलब चन्नी जी हैं आगे। अलवी साहब, देखिए मेरा मानना है कि मुख्यमंत्री का फैसला हमेशा चुनाव के बाद होना चाहिए। संविधान यह हक चुने हुए एमएलए को देता है, चुने हुए एमपी को देता है कौन प्रधानमंत्री बनेगा, कौन मुख्यमंत्री बनेगा। यह तरीका के पहले से अनाउंस कर दिया जाए, ये तरीका कार ही गलत है। फिर एमएलए बनने का क्या फायदा, फिर तो दूसरे लोग तय करेंगे। तो पंजाब के अलवी साहब, मैं माफी चाहता हूं लेकिन ये लॉजिक कम से कम आपको कांग्रेस नेता के नाते नहीं देना चाहिए, जिनकी परिपाटी है कि चुनाव के बाद सब कुछ अब हम अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के हाथ में डाल देते हैं कि वो तय करेंगे। वहां कहां जाती है आपकी इनर पार्टी डेमोक्रेसी? वहां एमएलए का हक कहां चला जाता है? वो एक अलग चीज, देखिए वो एक हर चुनाव में ये करते हैं आप। देखिए वो एमएलए चुनने के बाद अगर ये कहें कि हमने अपना कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष को दे दिया है, वो जिसको कहेंगे हम उन्हें मान लेंगे, वो एक अलग चीज है। उनका एक रेजोल्यूशन आ गया, लेकिन पहले से तय कर देना वो संविधान के खिलाफ। इसलिए पंजाब में जो भी मुख्यमंत्री बनेगा उसका फैसला चुनाव के बाद हो। चलिए ठीक है, अब ये एक और नुआंस बहस हो सकती है इस पर कि कौन सी परिपाटी ठीक है, लेकिन ठीक, आपने जो बात इससे पहले जो आप बात करे थे मैं उस पर चाहता हूं रूडी जी जरूर रिस्पॉन्स करें। पंजाब में आप बड़े प्लेयर इसलिए नहीं बन पाए, ये उनका आरोप है क्योंकि पंजाब में डिविजिव पॉलिटिक्स नहीं चलती, पंजाब में आप पोलराइजेशन नहीं कर सकते। देखिए, एक तो सबसे बड़ी बात है कि आज रशीद अलवी जी अपने पार्टी का बड़ा नुकसान कर रहे हैं और उन्होंने वर्तमान मुख्यमंत्री को कहा कि अब ये अगले मुख्यमंत्री नहीं होंगे, जबकि चन्नी जी ऐसा कुछ कह रहे थे कि मैंने 1100 दिन का काम कर दिया। तो मुझे लगता है कि रशीद जी आप घबराए हुए कि कांग्रेस की स्थिति में वहां कई सारे दावेदार हैं, तो आपने बिना पूछे हुए एक सफाई दे दी, जिससे ना तो एंकर ने पूछा ना हम लोगों ने पूछा, और आपने उस बेचारे चन्नी साहब को डिसमिस कर दिया। तो ये पता नहीं आपने क्यों किया, आपका एजेंडा ये कहां से आता था? किसी ने नहीं पूछा था कि वहां अगला मुख्यमंत्री कौन होगा और आपने उस बेचारे को डिसमिस कर दिया। चलिए, ये आप लोग के पार्टी के अपने अंदर की सियासत है, अब किसके पक्ष में है, आप किसके खिलाफ है, ये तो हमें नहीं पता है। नहीं, वो आप कुछ गड़बड़ कर गए आज, लेकिन चलिए वो सब हो जाता है, कई बार बात चली आती है। नहीं, चलिए कोई बात नहीं। मैंने सिर्फ, मुझे ऐसा लगा, सुनने वालों को ऐसा लगा कि आपने ये कह दिया कि अब ये बेचारे कह रहे हैं कि हम 1100 दिन का काम कर गए हैं और वो कहना चाह रहे हैं कि मैं अगला मुख्यमंत्री। आपने कहा कि नहीं, चुनाव के बाद तय होगा, तो शायद यहाँ कुछ गड़बड़ आज हो गया, लेकिन कोई बात नहीं, ये सब होते रहता है राजनीति में। मन की बात, अंदर की बात कई बार दूसरे तरीके से निकल जाती है, हम इसमें कुछ कहना नहीं चाहेंगे। ऐसी गलतियां हम लोगों से भी कई बार हो जाती है, इसलिए पॉलिटिकल मित्रों के साथ ऐसा नहीं, मैं ऐसे ही कह रहा हूं।
और अगला सवाल क्या था, मैं पूछ नहीं पाया, सुन नहीं पाया। आपने सब कुछ कह दिया। नहीं, वो जो अलवी साहब इससे पहले कह रहे थे कि पंजाब में पोलराइजेशन आपके लिए मुमकिन नहीं है, इसीलिए पंजाब में आपका स्कोप नहीं है। देखिए, कहने का मतलब है कि आज तक भारतीय जनता पार्टी के कोई सांसद पंजाब से जीता ही नहीं था, और वो ये इसलिए वहां पर क्योंकि पोलराइजेशन नहीं होता है, इसलिए हमारे सांसद जो पहले जीतते रहे हैं, अभी भी जीतते हैं, तो वो गलती से मतलब कभी कभी ऐसा तर्क देते। देखिए अली साहब, जब जब आप इस तरह की बातें राष्ट्रीय चैनल पर या चैनल पर कहिएगा ना, तो जो काम हम सब जो जिनको आप आरोपित करते हैं कि ये समाज को बांटते हैं, उससे बड़ा नुकसान हमारे और आपके ऐसे लोग करते हैं। और आप जितने उदाहरण आप देते हैं उससे किसी का नुकसान नहीं होता, आप अपने कम्युनिटी का बहुत नुकसान करते हैं, ये कह करके कि हमारी राजनीति है कि हम उन राज्यों में सरकार बनाते हैं जहां हम मुसलमानों के खिलाफ बोलते हैं। अब मुझे लगता है कि आपको इन सब बातों से बहुत परहेज करना चाहिए, और ये कह देना कि पंजाब में क्योंकि हमारी उस तरह की राजनीति नहीं है इसलिए हमारी उपस्थिति रही है, हमारी सरकार में भागीदारी रही है, हम पंजाब में से हमारे सांसद रहे, तो ये मैं समझता हूं कि श्री दलवी साहब, हम सब लोगों को अपने लेवल पर परहेज करना चाहिए देश को उस उत्तेजित वातावरण में प्रवेश कराने। और इतने बड़े देश में कभी कोई नहीं सपना देख सकता है कि देश के मुसलमानों को अलग करके हम देश की राजनीति की बात करें। आप इस बात को 70 साल तक आप लोगों ने इस बात की राजनीति कांग्रेस में चलाई, जिसका नुकसान आप ही लोग को हुआ, क्योंकि देश के लोगों ने आपके इस पूरे नक्शे को देखा था, और उसके कारण उनके मन में गुस्सा है। हम कोई कहते नहीं है, लोग खुद ही समझते हैं क्या। रोडी साहब, लेकिन ये जवाब ये सवाल वाजिब है अगर ऐसा है जो आप कह रहे हैं कि मुसलमानों की अनदेखी करके कभी कोई राजनीति नहीं चल सकती, लेकिन जो उदाहरण उन्होंने दिए वो धर्म संसद के, जहां जहर उगला गया, जाने क्या क्या नहीं कहा गया, जेनोसाइड की बातें कही गई, म्यांमार की तरह सफाई अभियान कर दो इसके आह्वान किए गए, एक FIR दर्ज होती है, वो भी विरोध जब बहुत दबाव बनता है तब, और पकड़ा तो एक आदमी नहीं गया आज तक। देखिए, मैंने क्या कहा, हमारे जैसे लोग अगर ऐसे बातों का उल्लेख करेंगे अलवी साहब, तो व्यवस्था को देखना होगा। हम इन सब चीजों, संविधान में इसकी कोई स्थान नहीं, और हर देश के नागरिक का वो अधिकार है, और इस देश में मुसलमान भी उसी पद पर रहे हैं, बड़े बड़े पद पर रहे हैं, हस्तियों के रब पर रहे हैं। हमारे दल में भी बड़े लोग हैं, गवर्नर भी है, और कई बड़े बड़े पद पर हैं, कैबिनेट मिनिस्टर्स भी हैं। मुझे लगता है कि ये अगर और उस वैसी जो घटना हुई है या होती है, उस पर हमारी तरफ से वरिष्ठ लोगों का संवाद भी जाता है और चिंता भी होती है। लेकिन मैं ये नहीं कहना चाहूंगा कि ये विषय अगर आते हैं, कोई सड़क पर कहीं इस प्रकार की बात होती है, हम सब लोगों को इसको उल्लेखित करके और उसको आधार बनाना अपने डिस्कशन का, उससे समाज और बढ़ता है। तो यही मैं कहना चाह रहा था अलवी साहब को, और इससे अलावा मेरा कोई और विषय नहीं। ठीक, राघव जी आधा मिनट दीजिए जरा इस पर एक जवाब अलवी साहब का, फिर मैं आता हूं आपके पास। वो कह रहे हैं कि जब बड़े लोग इस बात करेंगे तो एम्पलीफाई होगा, ऐसी चीज को क्यों बढ़ावा देना जिससे और बंटवारा बढ़े, वैमनस्य बढ़े। देखिए, इतना बड़ा वाकया हुआ कि तलवारें निकाल के जो बात आपने कही म्यांमार बना देना चाहिए। मेरा सवाल ये नहीं है कि वो क्या बोल रहे हैं, मेरा सवाल ये है कि उत्तराखंड की सरकार क्यों खामोश है, क्यों नहीं गिरफ्तारी की। मेरा सवाल ये है कि प्रधानमंत्री ने निंदा क्यों नहीं की। मेरा सवाल यह है कि बीजेपी का अध्यक्ष क्यों नहीं बोला। मेरा सवाल यह, बीजेपी का कोई नेता नहीं बोला और हिमायत कर रहे हैं। मध्य प्रदेश का होम मिनिस्टर वो कह रहा है कि छत्तीसगढ़ के अंदर उस साधु को क्यों गिरफ्तार कर लिया जिसने महात्मा गांधी को गाली दी थी, गॉडसे की तारीफ की थी। मेरा सवाल ये है, इन सवालों का जवाब मुझे चाहिए आपसे कि प्रधानमंत्री की क्या मजबूरी है। मैं ये क्यों ना समझूं कि भारतीय जनता पार्टी ही ये सब कुछ करा रही है उत्तर प्रदेश के चुनाव के लिए और उत्तराखंड के चुनाव के लिए, और मैं क्या, सभी ये समझेंगे। अगर आप खामोश रहेंगे तो सबको ये यकीन होगा कि इन लोगों के पीछे आप कहां थे। जी ठीक है अलवी साहब, इस वक्त मेरे लगता है रूडी साहब ने कम से कम बड़े स्पष्ट शब्दों में उसकी निंदा की और कहा कि इसकी ऐसी बातों की कहीं कोई जगह नहीं है हमारे समाज में और हमारे देश के अंदर। अब जिस विषय से हमने शुरुआत की थी, प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक, एक स्टेटमेंट चन्नी साहब को मैं सुना दूं, फिर राघव जी बहुत जल्द आपके पास आ रहा हूं। आज तो मैं कहते कहते भी थक गया हूं कि क्या सिक्योरिटी थ्रेट हुआ था प्रधानमंत्री जी। मैं महामृत्युंजय का पाठ करवा देता हूं अगर बीमारी है कोई। अरे क्या बात कर रहे हो आप, कहाँ थ्रेट था? 1 किलोमीटर तक कोई प्रदर्शनकारी नहीं था प्रधानमंत्री के पास। जहां प्रधानमंत्री जी आते हैं 6000 सिक्योरिटी पर्सनल उनका आ जाता है, IB है, SPG है,
सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है हमारा, उसके प्रधानमंत्री हैं, क्या खतरा हो सकता है उनको? और वल्लभ भाई पटेल जी का कोट मैंने किया था कि जिसको अभी अलवी साहब कह रहे थे कि सोनिया जी के कहने के बाद कहां इसमें शक रह गया कि चूक नहीं हुई। चन्नी साहब तो अभी भी कह रहे हैं क्या कौन सी चूक और कौन सा थ्रेट। वो कह रहे हैं मैं महामृत्युंजय मंत्र का पाठ करा देता हूं। समय खत्म हो गया हमारे पास, लेकिन राघव जी के पास एक कमेंट के लिए मैं जरूर जाना चाहता हूं अंत में। राघव जी मुझे बताइए, ये सबके पीछे जुड़े हुए हैं वो कृषि कानून और किसानों के मुद्दे, वो उसका लाभ किसको मिल सकता है? नुकसान तो हम सब जानते होगा तो किसको होगा, लेकिन उसका फायदा क्या इनको नहीं मिल सकता कांग्रेस पार्टी को? राघव जी आवाज नहीं आ रही आपकी, एक बार चेक कर लें अपना सिस्टम एक बार। सॉरी जी। पंजाब का किसान एक पढ़ा लिखा किसान है। पंजाब के किसान ने वो तीनों काले कानून पढ़ लिए, इसलिए वो समझ गया कि ये लोग क्या करने जा रहे हैं, इनकी साजिश क्या है, षड्यंत्र क्या है। देखिए आज स्थिति क्या है, पंजाब का किसान ये बात जानता है कि भारतीय जनता पार्टी ने ये 3 काले कानून पास करे। पंजाब का किसान ये भी जानता है कि शिरोमणि अकाली दल वो पार्टी थी जिनकी खुद की मंत्री हरसिमरत कौर बादल जी मंत्रिमंडल का हिस्सा थी, फूड प्रोसेसिंग मिनिस्टर थी, उनकी अध्यक्षता में कानून बना। पंजाब का किसान ये भी जानता है कि कांग्रेस पार्टी के चीफ मिनिस्टर कैप्टन अमरिंदर सिंह और फाइनेंस मिनिस्टर मनप्रीत बादल उन 3 काले कानून बनाने वाली ड्राफ्टिंग कमेटी के सदस्य थे, उन्होंने वहां भागीदारी करी। इन तीनों पार्टियों ने मिलकर ये 3 काले कानून बनाए थे। तो ये लोगों के मन में, किसानों के मन में बड़ी क्लियर है बात। अब बचती है आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी ने इन काले कानूनों का विरोध भी किया अपने तरीके से, किसानों की सेवा भी करी, और कहीं ना कहीं आज किसान भी विकल्प की ओर, आम आदमी पार्टी की ओर। मेरे पास समय नहीं है, मुझे बहुत ब्रेक लेने के लिए कहा जा रहा है। आपकी दिल्ली में सरकार ने उनको नोटिफाई कर दिया था नहीं उन कानूनों को? मैं बता देता हूं, 3 कानून में से एक उपराज्यपाल ने नोटिफाई करने का प्रयास किया था। आम आदमी पार्टी की सरकार ने कुछ नोटिफाई नहीं किया। मैं यही कहना चाह रहा हूं, आज हमारी पूरी सरकार ही नहीं है, बल्कि अरविंद केजरीवाल जी ने अरविंद केजरीवाल जी ने विधानसभा के सदन के पटल पे खड़े होकर वो तीनों काले कानून फाड़ के पंजाब के और देश के किसान को एकजुटता का और उनके साथ खड़े होने का आप मतलब ये कह रहे हैं कि इसका लाभ आप ही को मिलेगा, नुकसान इन कानूनों का, वापसी का बाकी पार्टियों को जरूर उसका उठाना पड़ेगा। अब जनता के ऊपर छोड़ते हैं, आज चुनाव की तारीखों का ऐलान हो ही चुका है, बहुत ज्यादा बचा नहीं है। बहुत शुक्रिया करूंगा मैं राशिद अलवी साहब आपका, रूडी साहब का, राघव चड्ढा जी आपका। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।